हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। इलेक्ट्रिक एक अलग शब्द है, क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल मोमेंट आपने देखो एक तो पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एक तो होता है सिंगल चार्ज जिसको बोलते हैं मोनोपोल, एक होता है चार्ज का पेयर जिसको बोलते हैं डाइपोल, एक होता है क्वाड्रुपोल। डाइपोल का मतलब दो चार्ज, क्वाड्रुपोल का मतलब हो गया चार चार्ज। तो चार चार्जेस जब आपस में पेयर के रूप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कपल्ड रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल। और उनका अगर आप मोमेंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक वर्ड अंडरस्टूड है क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट टॉपिक हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, और वो भी न्यूक्लियस के केस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम एटम की बात करते तो कुछ समझ आता, या हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो समझ आता। हम न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक के पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी न्यूक्लियस का क्वाड्रुपोल मूवमेंट अगर जीरो नहीं है, अगर किसी न्यूक्लियस का क्वाड्रुपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि उस न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। इस टॉपिक का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, इसका यही मीनिंग है कि जब आप किसी न्यूक्लियस का क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालते हैं और अगर वो जीरो आता है, तो इसका मतलब हुआ कि उस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस है वो है सिमेट्रिकल। और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर चार्जेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो इसको बताने के दो तरीके हैं। एक तो क्लासिकल तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मल्टीपल मोमेंट्स फॉर अ पॉइंट चार्ज, और एक क्वांटम मैकेनिकल मेथड है। अब क्लासिकल मेथड तो न्यूक्लियस के अंदर लग नहीं सकता, लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर आपको दे देगा, क्योंकि बात चार्जेस की हो रही है, और बात हो रही है क्योंकि मोमेंट जब निकालते हैं तो ये डिस्टेंस का मैटर हो गया, और पोटेंशियल भी हम यहाँ निकालेंगे। तो क्लासिकल एक आइडिया लग जाता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट जो है हमें वो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही मिलते हैं। तो आपने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी न्यूक्लियस का मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखने की है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट किसी न्यूक्लियस का किस अवस्था में मिलेगा, जब न्यूक्लियस की साइज जो है थोड़ी सी बड़ी हो। अगर छोटा सा न्यूक्लियस है, अगर छोटा न्यूक्लियस है तो उसके अंदर चार्जेस भी कम होंगे, तो वो इतना जो है फैलाव नहीं होगा चार्जेस का। लेकिन अगर न्यूक्लियस बड़ा है आपका, जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा चार्जेस उतने ही अधिक रैंडमली कहें या अधिक बिखराव के साथ रहते हैं। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट में अराइज ड्यू टू द इलेप्टिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस। इलेप्टिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अगर देखिए मान लीजिए इलिप्ट तो आपको समझ में आता है। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, हिंदी में कहे तो। ये तो हो गया आपका वृत्त, और ये हो गया आपका एक तरह से दीर्घवृत्त, थोड़ा जिसका एक्सटेंशन हो गया एक पर्टिकुलर एक्सिस के, यानी मेजर एक्सिस मान लीजिए इसको, मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस ये वाली हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट जो है किसी न्यूक्लियस का, वो एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। द न्यूक्लियस हैज ओनली क्वाड्रुपल मूवमेंट इफ एंगुलर मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कंडीशन याद रखनी चाहिए आपको। अगर आई मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको कि किसी न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो अगर एक से ज़्यादा है या एक के बराबर है, तो ही उस न्यूक्लियस का आपको इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट मिलेगा। आगे चलते हैं। अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल यानी स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो स्फेरिकल फॉर्म में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव क्वाड्रुपल मूवमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा, बल्कि वो होगा प्रोलेट। देखो प्रोलेट,
प्रोलेट को जो है हिंदी में कहते हैं, प्रोलेट का मतलब होता है दीर्घाक्ष, यानी कि ये दीर्घाक्ष है इसकी, है ना, मेजर एक्स दीर्घाक्ष। प्रोलेट का मतलब होता है दीर्घाक्ष। और अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्वाड्रुपल मूवमेंट है, तो नेगेटिव क्वाड्रुपल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, उसको बोलेंगे ऑब्लेट। ऑब्लेट यानी इसका ऑपोजिट, इसको बोलते हैं लघुवक्ष। हिंदी में इसको थोड़ा टिपिकल नाम है, इसलिए ऑब्लेट और प्रोलेट से याद रखना ही ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो जितने टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा एग्जाम में। तो ये चीज़ें हैं, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो क्वाड्रुपल मूवमेंट जीरो आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका प्रोलेट है, नेगेटिव आ रहा है तो आपका ओबलेट है। ठीक है, तो आगे न्यूक्लियस इन द स्टेशनरी स्टेट does not possess a dipole moment because the center of the mass and center of charge can be assumed to coincide with each other. स्टेशनरी स्टेट में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड करते हैं, तो आपको स्फेरिकल मोमेंट, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ये मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं आपको। देखो Q की वैल्यू अगर 0 है तो आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अलोंग स्पिन एक्सिस, आप Z एक्सिस ले सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिकली तो ये स्पिन एक्सिस I की डायरेक्शन के साथ में पर्टिकुलर किसी एंगल पर ओरिएंट रहती है। और अगर आपका पॉजिटिव है Q तो आपको मिलेगा प्रोलेट स्फेरॉइड, ये प्रोलेट हो गया, और अगर आपको Q माइनस में मिलता है तो ये आपका ओबलेट स्फेरॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, रो जो है, रो आपका जो है वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। If the charge is not concentrated at the origin, then the potential at any point P outside the nucleus at a distance r from the center of the nucleus due to a charge situated at a distance r from the center will be। देखिए सिंपल सा है, अब ये क्लासिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस है जिसका मैंने एक क्या बोल सकते हैं, इस न्यूक्लियस को अगर आप 8 हिस्सों में तोड़ दें तो उसका 8वां हिस्सा है ये। ठीक है, उस 8वें हिस्से का सेंटर जो है आपका O है, या बेसिकली ओरिजिन जिसको बोलते हैं वो है। उस सेंटर से ये Z एक्सिस, ये Y और X मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें अटैच किया हुआ है। मान लीजिए इसमें मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है dV। इस dV का मतलब क्या है कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, पर्टिकुलर एक वॉल्यूम एलिमेंट है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r है। और मान लीजिए किसी पॉइंट P पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इसका मोमेंट, चाहे वो क्वाड्रुपल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट हो या मोनोपोल मोमेंट हो, मैं इस पॉइंट P पर निकालना चाह रहा हूं, या निकालना चाह रहा हूँ, ये कहें अपन। मोमेंट तो बात की बात है, पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिएगा, वो मैंने ले लिया। और इस वॉल्यूम एलिमेंट, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है वॉल्यूम एलिमेंट, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, a, और ये डिस्टेंस इसकी सेंटर से r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये है कैपिटल R। ठीक है, इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अब आप वेक्टर कैलकुलस मेथड यूज लीजिए, तो आर वेक्टर आपको क्या मिलेगा, आर वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है ना, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा, कॉस थीटा। तो ये आपका एक इक्वेशन ये मिल गई आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब आपने क्या किया, पोटेंशियल निकाला एट पॉइंट P। आपने पोटेंशियल पॉइंट P पर निकाला, तो फाई P इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला जो सिंपल सा आपने पोटेंशियल का यूज लेते हैं KQ अपन R से। तो K और चार्ज को E लिया मैंने, और डिस्टेंस को मैंने A लिया, इसकी पॉइंट P से डिस्टेंस को A लिया। तो K को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन A। A की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, पावर 1/2 के फॉर्म में लिखता हूँ। और अब देखिए मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, तो 1/2 पावर है तो आर बाहर आएगा, आर बाहर आ गया, अंदर ये चीज बच गई पूरी पूरी। इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर क्या हो गई, माइनस की 1/2 हो गई। अब आप देखिए 1 प्लस ये कोई चीज आ रही है 1 प्लस में, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एक्स फॉर्मूला है। तो आप
इसका द्विपद प्रसार करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो 1 इधर आएगा माइनस में और फिर प्लस में, फिर इस तरह से आपको ये सीरीज ओपन होते हुए मिलेगी। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया, पहला टर्म आपको ये मिलेगा, दूसरा टर्म आपको ये मिलेगा और तीसरा टर्म आपको ये मिलेगा। इसको बोलते हैं मोनोपोल मोमेंट। ये है डायपोल मोमेंट और ये क्वाड्रुपोल मोमेंट। दिख रहा है आपको, देखो सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के साथ में ये सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल है, इसलिए मोनोपोल मोमेंट कहेंगे इसको। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाइपोल यानी कि चार्ज के साथ में डिस्टेंस। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू डी। मान लीजिए इस चार्ज और बेसिकली इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर d है और चार्ज q है तो क्यू डी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्वाड्रुपोल मोमेंट की बात करें तो देखो चार चार्ज हो गए, 1 2 तीसरा और चौथा, 4 चार्जेस का जो अरेंजमेंट है इनको बोलते हैं क्वाड्रुपल मूवमेंट। और ये जो है इसका क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या दिया जाएगा, 2p। ये क्लासिकली अगर मैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2p d प्राइम इन दोनों डाइपोल मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस है। तो ये चीज, तो ये आपका क्वाड्रुपल मूवमेंट हो गया क्लासिकली। अभी हमने क्वांटम मैकेनिक्स यूज ली ही नहीं है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने बता दिया कि मोनोपोल मूवमेंट है ना। फर्स्ट टर्म आपकी मोनोपोल मूवमेंट, सेकंड टर्म जो है वो आपकी डाइपोल मूवमेंट होगी, थर्ड टर्म जो है आपकी वो हो जाएगी क्वाड्रुपल मूवमेंट। अगर आप ज्योमेट्री देखें तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए ये ज्योमेट्री है, थीटा ये है z और ये है स्मॉल z और ये है r। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो आप यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, z अपॉन r। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू z अपॉन r आपको मिलेगा। तो इफेक्टिव क्लासिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट, क्लासिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट वो भी इफेक्टिव। तो अलोंग जेड डायरेक्शन आप निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने पीछे बताया जो थर्ड टर्म थी वो q इक्वल टू 1/2 e 3 इंटू 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की फॉर्म में इफेक्टिव लिख रहे हैं हम, इसको एग्जैक्टली जो है नहीं लिख रहे हैं, ये चीज आएगी। Thus, we see that a single charge proton inside the nucleus can exhibit nuclear quadrupole moment. The quadrupole moment due to the nucleus is given by q naught equal to 1 upon e 3z square minus r square rho dv बांस। देखिए बांस जो है एक एरिया जो होता है, एरिया को निकालने की एक यूनिट है, इसको हम मीटर स्क्वायर की फॉर्म में निकालते हैं। तो ये जो वन बान इक्वल टू कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस का, यहाँ आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस, ये मैंने कट रहा है इधर, एक्चुअल में ये है 10 टू द पावर माइनस का 28 मीटर स्क्वायर। तो 1 बार कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस का 28। और बहुत बड़ा पॉइंटर है इसलिए आप इसको सुन रहे हैं तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि कट रहा है ये फोटो में। 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 बान के इक्वल होता है। यहाँ पर एक्चुअल में एरिया जो आ रहा था हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, और इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया है ई से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया अपने को मिल जाएगा। मैथमेटिकल चीजें हैं, कोई ज्यादा विशेष ध्यान रखने की चीज नहीं है। तो Q0 जो है वो क्या हो गया, वो Q0 इज रिप्रेजेंटेड इन द यूनिट ऑफ एरिया, इट इज बांस। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का तो एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, वाई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, जेड स्क्वायर की एवरेज वैल्यू सेम होगी, या तीनों वैल्यू सेम होगी या डिस्टेंस सेम होगी, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आर स्क्वायर बाई 3। यानी इसको ये लिखे, अगर जेड की फॉर्म में लिखे तो 3z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, आपको बताया था अभी। सिमेट्रिकल, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी आपके 0, क्योंकि 3z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी यहाँ से। अगर 3z स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज्यादा है इस इक्वेशन में तो आपका क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। क्यू नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो होगा प्रोलेट, और अगर 3z स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा और ये बनेगा ऑब्लेट, ठीक है।
यहाँ तक तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था। अब क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसी छोटी सी डायमेंशन रखता है जो कि क्लासिकली हम उसको डील नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं। ठीक है ना। तो द न्यूक्लियर सिमेट्री एक्सिस इज नॉट द स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। देखो स्पेस फिक्स्ड एक्सिस का मतलब होता है क्लासिकली कोई एक्सिस हमने फिक्स कर रखी है, लेकिन वास्तव में वो एक स्पिन एक्सिस होती है जिसको आई एक्सिस कहते हैं, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको लेते हैं। तो ये आई एक्सिस मैंने बेसिकली है क्या, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में मैंने जब क्वांटम एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम या टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो वहां पर इसका जिक्र किया था। और इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इवन ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा लिखना है कि भाई ये जो है आपका स्पेस फिक्स्ड जेड एक्सिस है, जो कि वो नहीं होती है एग्जैक्टली क्लासिकल मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये आई एक्सिस कहलाएगी आपकी। ठीक है। ये इसका क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसका एंगुलर मोमेंटम जो निकालते हो तो आई स्टार जो है आई प्लस वन एच क्रॉस का अंडर ये इस तरह से निकलता है। और जब आप इनके बीच में एंगल निकालते हो जेड कंपोनेंट और इसके बीच में एंगल बीटा मानते हुए, तब आपका ये कॉस बीटा इस तरह से, ये आपने जो है एटॉमिक फिजिक्स में भी निकाला होगा, वहां पर भी सेम प्रोसेस यूज लेते हैं। तो क्वाड्रुपल मोमेंट जो है क्लासिकली अगर आप निकालें तो वो जो इक्वेशन आपकी यहाँ पर आई थी, कौन सी इक्वेशन मैंने जो अभी लिखी थी, इक्वेशन नंबर ये वाली 1, इस इक्वेशन में जो चेंजेस आएगा अंदर की चीज में नहीं, चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस नहीं, लेकिन बाहर जो चेंज आएगा वो क्या आ रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने जो लिखा है ये इक्वेशन जो है क्यू आई इक्वल टू 1/2 2i माइनस 1 अपॉन आई प्लस 1 इंटू दिस जेड प्राइम, प्राइम कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन की बात कर रहे हैं इसलिए प्राइम लगा देते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्यू आई आ गया एज पर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब ऐसा न्यूक्लियस जिसके लिए आई की वैल्यू 1/2 है, आप देखिए यहाँ आई की वैल्यू 1/2 पुट करो, 1/2 इंटू 2, ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो क्वाड्रुपल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस जिसके लिए आई की वैल्यू या स्पिन की वैल्यू हाफ है, उसका क्वाड्रुपल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई न्यूक्लियस जिसके अंदर जिसका स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम हाफ है, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। और अगर आई की वैल्यू एक से ज्यादा है या एक है, एक भी रख लो आप यहाँ पर, आई इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1/2 1/4, तो जीरो तो नहीं आया ना, जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आई की क्या वैल्यू है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जब आई, ये कंडीशन है आपको याद रखनी है सॉरी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो क्वाड्रुपल मोमेंट जो है वो आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन कहें या एक कंडीशन है जो कि फुलफिल होगी तो ही आपको क्वाड्रुपल मोमेंट मिलेगा। तो आपकी इक्वेशन ए जो थी वो सेमी क्लासिकल है, सिंस अब देखो ये भी इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लासिकल लिया है और क्वांटम मैकेनिक्स का हमने सिर्फ लॉ लगाया है उसकी डायरेक्शन की करस्पॉन्डिंग। अब क्योंकि देखो पार्टिकल जो है बेसिकली वो क्या है, वो है एक वेव नेचर रखता है। तो एक चीज मैं यहाँ तक और चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको, मैंने यहाँ राइट टिक किया है, यहाँ तक ही लिखना होता है। और अगर आप पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ आगे तक जाना होता है। तो आपको आगे नहीं जाना है तो यहाँ तक भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा आगे तक बता देता हूँ कि आप जब न्यूक्लियस के साथ में डील करते हैं तो न्यूक्लियस की साइज आपने बताई है 10⁻⁻15 मीटर, है ना, यानी कि 1 फेम्टोमीटर, बहुत छोटी है। क्या कोई क्लासिकल डिवाइस इस लिमिट तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज लेंगे, और जब क्वांटम मैकेनिक्स यूज लेते हैं तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट यूज आता है, और उसके अंदर हम ये कहते हैं कि पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है। तो अगर वेव एसोसिएटेड है तो वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव का यूज लेते हैं और उस वेव को यूज लेते हुए हमें वापस से जो है चीजों को सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकली। So equation A is the semi-classical since it does not take into account the nuclear wave function.
If we consider a nucleus in the shape of an ellipsoid of revolution rotating in space, the angular momentum I has the projection k upon the symmetrical axis of the nucleus. It is then possible to connect the electric quadrupole moment qi referred to a space fixed axis along which the nuclear spin I has the component iz equal to I. बस यहाँ ये एक न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट का यूज लेते हैं। ये क्यों यूज ले रहे हैं, ये आपके स्कोप से बाहर का है, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स है बेसिकली ये पीजी लेवल के नोट्स बना रखे हैं, तो वहां तक ये आपको करना था। तो एक आई की डायरेक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में हम एक स्पेस फिक्स्ड एक्सिस जेड प्राइम की डायरेक्शन में एक लेते हैं, जिसका कि डायरेक्शन के से शो करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आपका जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आपको अब मिलने लग जाती है कि Q इक्वल टू क्यू नॉट की वैल्यू वही है ऊपर जो थी, और बाकी सब चीज़ें K और I की टर्म्स में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर I की वैल्यू K के बराबर हो जाए, तो आपका Q मिलेगा इस इक्वेशन की फॉर्म में। फिर से आप यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या आएंगे। अगर I इक्वल टू जीरो है तो आपका इवन न्यूक्लियाई है, तभी जीरो हो सकता है। और अगर I इक्वल टू हाफ है तो अभी आपको Q जीरो मिलेगा, है ना, भले ही Q नॉट की वैल्यू जीरो नहीं है। तो I ग्रेटर देन 1 के लिए Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, भले ही नहीं, इफ कोई कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी Q जीरो की इक्वल नहीं होगा। और I इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.1, I इक्वल टू 3/2 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.2। और जैसे Q अपन Q नॉट की वैल्यू बढ़ रही है और एक की तरफ जा रही है, वैसे वैसे I की वैल्यू भी जो है बढ़ रही है और ये भी एक से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसमें।